जय हिंद। आप लोगों का स्वागत है डायरी 24 ऑफिशियल पे। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? तो आज हम लोगों का आखिरी दिन है। किस चीज का आखिरी दिन है? ये जो एक्ट है ना, ये एक्ट बहुत परेशान किया है, मतलब कि खत्म ही नहीं हो रहा ना। लगभग 2 क्लास हो चुका, फिर आज तीसरा क्लास है, खत्म नहीं हो रहा ना। तो पिछला क्लास में हम लोग बताए थे क्या क्या खत्म किए थे। देखिए तो 1833 के बाद देखिए 1853 खत्म कर लिए थे। देखिए 1858 खत्म कर लिए, 1861 खत्म कर लिए, 1892 खत्म कर लिए। हमने कहा था ना कि हम लोग इस बार 20वीं सदी में घुस गए, तो 20वीं सदी में घुस चुके हैं। अब ये 4 गो बचा है। आज ये 4 गो का खत्म कर देना है। खत्म मतलब खत्म ही कर देना। चलिए तो खत्म करते हैं ना। कहते एक ही वीडियो में खत्म हो जाएगा, लेकिन हुआ ही नहीं। ये इतना इतना ज्यादा है कि समझाने में समय लगता है। तो देखिए तो है थोड़ा सा, ये समय लगता है, समय लेता है, थोड़ा सा समय लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। आप थोड़ा सा इसमें आज रिवीजन भी हो जाएगा ना। तो जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। चलिए आइए देखिए, भारतीय परिषद अधिनियम 1909। भारतीय परिषद 1909, तो इसमें क्या क्या हुआ था? तो ये तो बहुत महत्वपूर्ण है 1909 वाला। क्यों? क्योंकि इसका देखिए क्या क्या हुआ था। देखिए भारतीय परिषद 1909। आपको याद है मार्ले मिंटो सुधार? इतिहास में खूब पढ़े हैं मार्ले मिंटो सुधार। तो देखिए इसी में हुआ था मार्ले मिंटो सुधार। सुधार नहीं बोला जाए, सुधार था, झगड़ा लगाया था। मार्ले मिंटो एक्ट जिसको बोलते हैं, इसको मार्ले मिंटो एक्ट भी बोलते हैं। आपको मार्ले मिंटो एक्ट जहां दिखे 1909 वाला ध्यान रखना है। कहेंगे क्या था? तो देखिए इसको मार्ले मिंटो एक्ट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना मिंटो 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 सेकेंड जो थे, ये थे वायसराय। क्या थे? वायसराय, भारत के वायसराय। और मार्ले कौन थे? मार्ले किसको? किसको नहीं, मतलब मार्ले, मार्ले मार्ले थे भा कट रहा, कोई बात नहीं। मार्ले भारत सचिव थे। समझ रहे हैं? भारत सचिव 1858 में जो शुरू हुआ था, भारत सचिव। तो मिंटो सेकेंड वायसराय, वायसराय भी 1858 में शुरू हुआ है, भारत सचिव भी। तो मिंटो सेकेंड वायसराय और मार्ले क्या थे? भारत सचिव। तो इन दोनों ने मिलकर कानून बनाया। दोनों बैठ कर, दोनों चोर चोर मौसेरा भाई वाला बात, दोनों मिलकर झगड़ा लगाया। क्या लगाया? मार्ले मिंटो सुधार। देखिए क्या लगाया झगड़ा। सांप्रदायिक निर्वाचन की पर शुरुआत। सांप्रदायिक निर्वाचन। कहेंगे क्या होता है सर सांप्रदायिक निर्वाचन? सांप्रदायिक मतलब क्या होता है? किसी एक संप्रदाय का निर्वाचन का अधिकार दिया गया। क्या कहा गया कि मुसलमान जो है भारत में जितने भी, वो अपना जो है खुद का नेता जो भी जिसको भी है चुनाव दे सकते हैं। और जो भी जहाँ कुछ एरिया डिसाइड किया गया कि ये एरिया में है, तो केवल मुस्लिम वोट देंगे। चुनाव में अगर उम्मीदवार भी बनेगा मुस्लिम ही बनेगा, और जो वोट देंगे वो भी मुस्लिम ही होंगे। अब बाकी लोग जो वहां रह रहे हैं उनका कोई अधिकार नहीं, उनका बात खत्म। तो उसका उनके लिए एक ही चीज बचा कि वो जगह छोड़ के चले जाए। मतलब क्या हुआ? बंटवारा की शुरुआत कर दिया था। समझ रहे हैं? तो सांप्रदायिक निर्वाचन। इसमें कौन थे फोकस में? कौन थे? तो सबसे इजी टारगेट, जिनको सबसे आसान से टारगेट कर किया जा सकता है, मुस्लिम। आराम से। अभी वो दुनिया में सबसे आसान से टारगेट किसको किया जाता है? मुस्लिम को। कुछ नहीं कहना है, थोड़ा सा बस भड़का देना है, सबसे आसानी से भड़क जाते हैं। अब देखिए और क्या है। लॉर्ड मिंटो को सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा गया। और ये इतने देखिए, भारत में राज्य सचिव, भारत का राज्य सचिव और लॉर्ड मिंटो क्या थे? वायसराय थे। और सांप्रदायिक निर्वाचन की शुरुआत हुई मुस्लिमों के लिए। किसके लिए? मुस्लिमों के लिए। पृथक निर्वाचन था। यहां लिख देते हैं। अरे आगे चला गया, आगे आगे आगे। हाँ, मुस्लिम के लिए पृथक, पृथक था, पृथक मतलब अलग से निर्वाचन। समझ रहे हैं? मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन। उसके बाद क्या था? मुस्लिम सदस्यों का चुनाव। इसके तहत मुस्लिम सदस्यों का चुनाव केवल मुस्लिम मतदाता ही
कर सकते थे। इस प्रकार भारत में सांप्रदायिकता को वैधानिक रूप से शुरुआत की गई, वैधानिक रूप से कर दिया गया। और लॉर्ड मिंटो को भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। ये क्वेश्चन याद रखेंगे, पूछेगा सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक कौन है? लॉर्ड मिंटो। ठीक, लॉर्ड कौन बात के, झगड़ लगाना सब है, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई और पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ये देखिए बजट पर 1892 वाला में एक्ट में क्या था? 1892 वाला एक्ट में बजट पर प्रश्न पूछ सकते हैं, पूरक नहीं पूछ सकते। लेकिन अब बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का भी अधिकार दिया गया। कौन? भारतीय लोगों को प्रश्न पूछने का अधिकार, पूछने का अधिकार मिला। ठीक है, ठीक। उसके बाद और भी कोई टॉपिक छूटा क्या? कार्यकारिणी परिषद में भारतीय वायसराय। हाँ, अब देखिए पहले जो था वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, यानी कि विधान परिषद नहीं, एक था कार्यकारिणी परिषद। विधान परिषद में तो सदस्य चलिए मनोनीत हो गए, एक था वायसराय का कार्यकारिणी परिषद। वो 15 सदस्य जो था, 15 सदस्य का जो था कि वायसराय बैठता था, उसके आसपास 15 सदस्य था, सब अंग्रेज होते थे, सब का सब अंग्रेज होता था। वायसराय सुनता किसका? अंग्रेज का। अब विधान परिषद में छोटा मोटा काम दे लेता कि तुम लोग कानून बनाओ, ये सब देखो छोटा मोटा। तो वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, किसके? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में, कार्यकारिणी परिषद पहली बार भारतीय को चुना गया, पहला भारतीय चुना गया वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में। कौन चुना गया भाई? तो वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। नाम याद रखेंगे, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सिन्हा बहुत इलाइट है ना, ये लोग बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं। बिहार के योगदान बहुत ज़्यादा है, इन लोगों का योगदान। जहाँ भी सिन्हा लगे हुआ हो तो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं ना, बिहार में नहीं, बंगाल में भी कई जगह। तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ये कौन थे? वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में जो पहले भारतीय थे। कौन पहले भारतीय? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये बात ध्यान रखेंगे। और भी कोई जानकारी है क्या इंपॉर्टेंट? तो नहीं। इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये क्वेश्चन हो सकता है पूछ दे ना, तो देखिए सबसे पहले स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले लीजिए, ले लिए, आगे बढ़े। देखिए सदस्यों की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और उन्हें पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। और कार्यकारिणी परिषद यानी कि वायसराय और गवर्नरों के कार्यपालक परिषद यानी में पहली बार किसी भारतीय को शामिल किया गया, उनका नाम था सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा ना। उसमें शामिल होने वाले पहले भारतीय बने और इन्हें विधि सदस्य बनाया गया था। ये भी याद रखो, हो सकता है डीप में पूछना होना था, पूछेगा कौन सा सदस्य बने थे? विधि सदस्य, मतलब कानून बनाने का अधिकार उनको मिला था। देखिए कहाँ कहाँ क्वेश्चन पूछा है, कहाँ पूछा है देखिए ना, खाली यूपीएससी सीएससी 2017 में, 2019 में, 2020 में रिपीटेड क्वेश्चन है। बीपीएससी में यूपीपीसीएस में समझ रहे हैं कहां से पूछ रहा है? सांप्रदायिक निर्वाचन पूछता है हमेशा, सेपरेट इलेक्टोरल की शुरुआत हुई। और एसएससी रेलवे सीएपीएफ ये सब में तो नॉर्मल हो गया, एसएससी समय खूब पूछता है। आगे आइए, अब आए भारत सरकार अधिनियम 1919। इसको बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड। ओके, आइए क्या था? भारत सरकार अधिनियम। ओके, भारत सरकार अधिनियम 1919। ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब जो आ रहा है एकदम आता ही आता है क्वेश्चन। आप इतिहास में पढ़ लीजिए या फिर पॉलिटी में पढ़ लीजिए, दोनों में आता है ना। पॉलिटी में भी आता है, पॉलिटी में का सब्जेक्ट ही है, इतिहास में भी कुछ चीजें आते हैं ना। तो भारत सरकार अधिनियम 1919, इसको अन्य नाम क्या था? मॉन्टेग्यू, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड
अधिनियम, इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहा जाता है ना। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मॉन्टेग्यू उस समय क्या थे? भारत के वायसराय थे, सॉरी वायसराय थे ना। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे ना, पहले राज्य सचिव का नाम आता है। ट्रिक को बता देते हैं, एक चीज ध्यान रखिएगा, आपको नहीं पता चलेगा। देखिए, आपको कहिएगा कि मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, पता कैसे चलेगा कि कौन भारत सचिव था और कौन था वायसराय? देखिए, पहला जो नाम आएगा ना, पहला वो भारत सचिव का नाम आएगा और सेकेंड नंबर पर वायसराय आएगा। जैसे मार्ले मिंटो है तो मार्ले भारत सचिव थे और मिंटो सेकेंड क्या थे? वायसराय। इसी तरह मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जब आया तो पहले मॉन्टेग्यू आया ना, तो मॉन्टेग्यू भारत सचिव होंगे, तो लिख देते हैं भारत सचिव, भारत सचिव या राज्य सचिव जिसको बोलते हैं। और चेम्सफोर्ड कौन है? चेम्सफोर्ड, चेम्सफोर्ड भारत के वायसराय। ओके, ध्यान रखेंगे ये बात, ध्यान रखेंगे ये बात, याद रख लीजिएगा एकदम, यहाँ नोट मान के रखिएगा कि पहला नाम क्या होगा? भारत सचिव का होगा, सेकेंड नाम होगा वायसराय का। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम ध्यान हो गया। अब देखिए, इसका नाम था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। अच्छा, इसमें काम क्या क्या हुआ? काम क्या क्या हुआ? काम हुआ कि 1919 में सांप्रदायिक जो निर्वाचन था, सांप्रदायिक निर्वाचन केवल मुस्लिमों तक था ना मुस्लिमों तक। अब जो है सांप्रदायिक निर्वाचन को ना और आगे बढ़ाया गया। देखिए कहां कहां बढ़ाया गया, दिखाते हैं। सबसे पहले, इसमें नहीं लिखा है, आगे वाला में होगा। सबसे पहले देखिए, प्रांतों में द्वैत शासन, ये शुरुआत। अब प्रांतों में द्वैत शासन है तो लिख देते हैं, चलिए चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत हो गई। प्रांतों में द्वैत शासन, द्वैत शासन मतलब दो लोगों का शासन, दो तरह का शासन, शासन। प्रांतों में द्वैत शासन प्रारंभ, कहेंगे ये कैसे? देखिए, प्रांतों में जब द्वैत शासन शुरू हुआ, मतलब कि अब जो है प्रांतों को विधान परिषद पर प्रांतों को मिल चुका है, राज्यों को क्या मिल चुका है? विधान परिषद या विधानमंडल जिसको बोलते हैं, अपना कानून बना। अब क्या हुआ कि केंद्र में भी एक विधानमंडल बनाया गया, राज्यों में भी विधानमंडल बनाया गया। तो राज्यों को कहा गया कि आप अपना कानून बनाइए, छोटे मोटे विभाग देखिए ना, जैसे राज्य में भी होता है। अभी भारत में कैसे होता है कि राज्यों को दिया गया है कि आप देखिए लोकल उकल साफ सफाई देखिए, जो भी अपना राज्य का जो भी चीज़ है। हम बड़ा विभाग देखेंगे, रक्षा विभाग, वित्त विभाग, ये सब बड़ा सब जो भी रखने वाला चीज़ है वो केंद्र सरकार देखेगा। तो उसी तरह भारत में द्वैत शासन शुरू हो गया कि राज्य का सरकार अलग और केंद्र का सरकार अलग। तो राज्य में पहले गवर्नर होता था ना, अब गवर्नर का वैल्यू है, लेकिन वहां विधान परिषद का भी स्थापना कर दिया गया राज्यों में, तो वहां वो कानून बना रहे। तो क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ शुरू हो गया, मतलब शुरू हो गया प्रांतों में द्वैत शासन ना। और क्या हुआ? प्रांतों को दो भागों में देखिए, प्रांतीय विषय को दो भागों में विभाजित कर दिया गया था, प्रांत के विषय को दो भागों में विभाजित किया गया। कुछ भाग प्रांत को भी कोई भी राज्य का, कुछ भाग जो है वो अपना गवर्नर देखेगा, अब कुछ भाग अपना राज्य सरकार देखेगा। राज्य में सरकार आने लगी ना, चुनाव प्रणाली की शुरुआत हो गई थी। हस्तांतरित विषय, अच्छा उसमें दो तरह के विषय, प्रांतों में द्वैत शासन, एक था आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। देखिए हाँ, कहाँ गया, ये लिखना भूल गया। चलिए, प्रांतों में द्वैत शासन का प्रारंभ हो गया। तो इसमें द्वैत शासन का प्रारंभ कैसे कैसे हुआ? तो पहला आरक्षित विषय, ठीक। दूसरा था हस्तांतरित विषय। प्रांतों के शासन को दो भागों में बांटा गया, प्रांतीय में द्वैत शासन, यानी कि प्रांतों के शासन को दो भागों में, प्रांतों के शासन दो भागों में। पहला कौन? आरक्षित विषय, दूसरा हस्तांतरित विषय। आरक्षित विषय का देखिए क्या कहा गया है, डायरकी इन प्रोविंस, नहीं सॉरी नीचे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट यानी कि ट्रांसफर किया गया, हस्तांतरित क्या है, रिजर्व यानी कि आरक्षित। अच्छा देखिए, आरक्षित में क्या है, वित्त, राजस्व, पुलिस, न्याय आदि ना।
उस पर गवर्नर का अपनी कार्यकारिणी परिषद की सहायता से बिना विधान परिषद के प्रति उत्तरदायी शासन करता था। किसमें? वित्त, राजस्व, पुलिस, न्याय। वित्त, राजस्व, पुलिस और न्याय। देखिए इसमें है कौन कौन है? वित्त, राजस्व, पुलिस, न्याय। ये सब किस पर है? आरक्षित विषय है। आरक्षित विषय जो कौन किसके पास था? गवर्नर के पास था या फिर वायसराय के पास था। तो लिख देते हैं वायसराय। इस पर कौन शासन करेगा? वायसराय। कौन शासन करेगा? वायसराय। वायसराय तय करेगा कि वित्त विभाग, पुलिस, न्याय ये सब अपना इस समय वायसराय जो अपना है गवर्नर काउंसिल के माध्यम से शासन करेगा। विधान परिषद इसमें कोई क्या कर सकता है? कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकता। किसमें? आरक्षित विषय में। ये आरक्षित विषय किसके पास है? केवल वायसराय के पास। वायसराय सब कुछ देखेगा। अब बचा हस्तांतरित विषय। हस्तांतरित विषय को दिया गया, लीजिए विधान परिषद लोग कानून बनाइए हस्तांतरित विषय। तो हस्तांतरित विषय में देखिए कौन कौन विभाग दिया गया होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि। देख रहे हैं छोट मोट विभाग दिखा? शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ईटीसी। इस पर कौन? विधान परिषद। बनाओ कानून अपन। विधान परिषद को दो कानून बनाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि ये सब छोटा मोटा विभाग है, हस्तांतरित विषय है ना, हस्तांतरित विषय कानून बनाओ। लेकिन राज्य में जो भी प्रांत है, जो भी प्रांत या स्टेट राज्य जिसको बोलते हैं, उस पर वित्त, राजस्व, पुलिस और न्याय वाला जितना भी विभाग हो या और भी विभाग हैं बड़े बड़े, वो वायसराय तय करेगा। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद तय करेगी। समझे? और भी कुछ है? इसमें नहीं है, आगे देखते हैं इधर। द्विसदनीय व्यवस्था, यानी कि केंद्र में पहली बार द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की गई। राज्य परिषद और केंद्रीय विधानसभा ना, तो इतना भी बताएं। जैसे देखिए द्वैत शासन जब शुरू हुआ, प्रांतों में द्वैत शासन शुरू हुआ, तो द्वैत शासन जब शुरू हुआ तब अब अलग अलग विधानसभा भी तो बनेगी ना, तो यही है, लिख देते हैं यहां। एक था केंद्रीय विधान परिषद, केंद्रीय विधान परिषद, और राज्य विधान परिषद। विधान परिषद ही है ना राज्य में, केंद्र में क्या है? अच्छा केंद्र में विधान परिषद ही है ना, केंद्र में केंद्रीय विधानसभा है। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा, समझ रहे हैं? केंद्र में उस समय, अब कहिएगा विधानसभा तो राज्यों में होता है, नहीं नहीं, उस समय ना केंद्र में मतलब सेंट्रल में जो भी भारत सरकार था उसमें उसको विधानसभा ही बोलता था। विधानसभा, राज्य का नहीं समझ लीजिएगा। और राज्य विधान परिषद, जैसे केंद्रीय विधानसभा जो है उस समय के लोकसभा के समय समान था। लोकसभा के समान लिख दें कि लोकसभा के समान, लोकसभा के समान केंद्रीय विधान परिषद। और राज्य का विधान परिषद जो था यह भी विधानसभा के समान, ओके, उसी के तरह ये विधानसभा के समान, विधानसभा के समान, ये विधानसभा के समान था। ओके, तो जब बांटा गया तो केंद्र में विधानसभा अलग है, अपना केंद्र सरकार अपना बड़ा कानून बना रहा है भारत सरकार, और ये राज्य को भी दिया गया कि राज्य भी कानून बनाए, लेकिन राज्य के कानून में भी गवर्नर वायसराय हस्तक्षेप करेगा। क्या है कि आरक्षित विषय है, ये सब वायसराय के हाथ में या गवर्नर के हाथ में है। और हस्तांतरित विषय शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, विधान परिषद, मतलब परिषद वाले बनाएंगे राज्य के। और क्या है? पहली बार प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार किया गया। लोक सेवा आयोग में आयोग का गठन का प्रावधान किया गया। इसके विपरीत 1926 में अप्रत्यक्ष निर्वाचन, कुछ छूटा ना, चलिए और लिख देते हैं। प्रत्यक्ष निर्वाचन, पहली बार प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत की गई, हालांकि मताधिकार, संपत्ति, शिक्षा का अधिकार सीमित था। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन की भी शुरुआत हुई। तो चलिए देखिए कौन सा, अभी हम चल रहे हैं 1919 ही चल रहे हैं। ओके, एक्ट वही 1919 के ही एक्ट में चल। तो और क्या क्या हुआ इसमें? प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई, थोड़ा बड़ा है, प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत हुई।
प्रत्यक्ष निर्वाचन की शुरुआत। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन की शुरुआत हो गई लगभग ना। अप्रत्यक्ष था 1892 तक था ना, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से था। प्रत्यक्ष अब चुनाव हो रहा है। उसके अलावा और क्या था? अ, लोक सेवा आयोग, हाँ, लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया। केंद्रीय लोक सेवा आयोग, लोक सेवा आयोग स्थापना। ये क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है, ये क्वेश्चन जो है ना कई बार पूछ चुका है कि केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना कौन से अधिनियम से हुई। तो सबसे पहले आप कहते हैं ना कि यूपीएससी की स्थापना कब हुई थी? 1926 में ना। तो 1926 में जब एक्ट आया था यूपीएससी का एक्ट, तो 1926 से पहले कौन सा एक्ट था? तो यही 1919 ही तो था। तो केंद्रीय लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई ना। इसके तहत 1926 में, कब? 1926 में। 1926 में क्या हुआ कि 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। कब हुआ? केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन हुआ। ठीक। और क्या है? पृथक बजट, प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग कर दिया गया, यह भी लिख लीजिए। प्रांतीय बजट, अब प्रांत का जो बजट होता है ना, केंद्रीय बजट से अलग हो गया। केंद्रीय बजट से अलग, पृथक हो गया, पृथक किया गया। ठीक है। कि अब प्रांत का अपना बजट, अब प्रांत में, अब प्रांत के पास आपको विधान परिषद दे दिया गया, और केंद्र के पास क्या है? विधान सभा। भगत सिंह, सरदार भगत सिंह जो है बम फेंके थे, कहा जाता है ना केंद्रीय विधानसभा में भंग बम फेंके थे। कहा गया है कि लोकसभा में बम फेंके थे, राज्यसभा में बम फेंके थे? नहीं, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंके थे। तो यही केंद्रीय विधानसभा जो उस समय था ना, तो भगत सिंह, हमारे वीर भगत सिंह बम मार दिए थे वहां। हानिकारक नहीं था, हालांकि बहरों को सुनाने के लिए उन्होंने कहा था कि किया गया। प्रांतीय बजट प्रांतीय विधान परिषद में, समझे? और क्या है? और भी कुछ है क्या? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, जो हम सबसे पहले बता रहे थे। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, बहुत विरोध हुआ था कि ये जो है पार्लियामेंटो सुधार को खत्म किया जाए, कि सांप्रदायिकता बढ़ाया गया है कि ना, कि मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन को खत्म किया जाए। लेकिन उसको खत्म करने के जगह पर और क्या किया? और बढ़ा दिया, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार हुआ। कहेंगे कैसे विस्तार हुआ? तो इसमें पहले क्या था? पहले मुस्लिम थे, कि मुस्लिमों को केवल मुस्लिम वोट दे सकते हैं। उसके अलावा क्या क्या हुआ? मुस्लिम के साथ साथ क्या ऐड हुआ? तो मुस्लिम के साथ ऐड हुए सिख। सिख, सिख के साथ और कौन थे? सिख के साथ साथ देखिए, सिख, ईसाई, एंग्लो इंडियन, इन सब तक विस्तार कर दिया गया। सिख, ईसाई, ईटीसी तक विस्तार हो गया। मतलब कि अब ईसाई भी जो है ना, ईसाई क्रिश्चियन, ये भी जहां ईसाई है ईसाई को वोट करेगा। सिख जो है वहां सिखे खड़ा होगा, दूसर कोई नहीं खड़ा होगा। तो वहां बाकी लोग वोट कैसे दे, किसको देगा? वो जो आ रहा था उसको तो एक ही तरीका है कि वहां से उसको भागना पड़ेगा, अलग जाना पड़ेगा। इस तरह विभाजन की नौटंकी शुरू किया था। तो सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का क्या हुआ? विस्तार किस में हुआ? 1919 में। शुरुआत किस में हुआ? 1909। खत्म। स्क्रीनशॉट ले ले बाबू, आगे बढ़ते हैं। अब आया भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935, ये थोड़ा सा बड़ा है। क्या है? थोड़ा सा बड़ा है, इसको अच्छा से समझते हैं। ओके, और खत्म है। कुछ ही है, बस कुछ बचा है। चलिए आइए, कितना टाइम हुआ? हाँ है अभी टाइम, चलिए। और पानी ले, पानी पी ले। हेलो हेलो, हाँ आइए।
अब आया भारत सरकार अधिनियम 1935, सबसे महत्वपूर्ण। भारत का संविधान ना लगभग 70-80% इसी से आया है। भारत का जो संविधान है इसी से आया है। देख रहे हैं यहाँ लिखा गया है भारत का लगभग 60-70% ढांचा इसी अधिनियम से लिया गया है ना। यह भारत के संवैधानिक इतिहास का सबसे लंबा और विस्तृत और जटिल दस्तावेज है था। 321 धाराएं इसमें, देखिए 1935 के अधिनियम में 321 धाराएं, 10 गो अनुसूचियां, इसमें 10 गो अनुसूची भी है, 321 धाराएं हैं 1935 के एक्ट में। ये वर्तमान भारतीय संविधान का लगभग 60 से 70% इसी अधिनियम से लिया गया। समझ रहे हैं पूरा संविधान में कितना बड़ा 1935 का योगदान है, बहुत बड़ा ये एक्ट है। इसमें क्या क्या हुआ, तो सबसे पहला प्रावधान है कि अखिल भारतीय संघ राज्य और देशी रियासतों के इकाइयों की तरह मानकर एक अखिल, इसमें अब थोड़ा कम लिखेंगे काहे कि जल्दी खत्म करना है। हम अभी वादा किए हैं कि इस वीडियो में खत्म कर देंगे तो कर देंगे, कर देते हैं। देखिए इसको थोड़ा बड़ा कर दें, आपके लिए थोड़ा बड़ा कर देते हैं, आप अच्छा से समझ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ओके आइए चलिए, अखिल भारतीय संघ दिख रहा है, अखिल भारतीय संघ ऑल इंडिया फेडरेशन, यानी कि एक बहुत बड़ा संघ बनाया गया। क्या है, राज्य और देशी रियासतों को इकाइयों की तरह माना गया। राज्य और देशी रियासत इकाई है भारत के। अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई, फेडरेशन की स्थापना की गई। यूनियन नहीं था उस समय, फेडरेशन ही बनाया गया। और लेकिन रियासतों को शामिल न होने के कारण कभी अस्तित्व में नहीं आ सका। लेकिन कहा गया कि राज्य और देशी रियासत मिलकर एक अखिल भारतीय संघ बनाएंगे, अखिल भारतीय यानी कि ऑल इंडिया फेडरेशन। लेकिन रियासत माना नहीं था ना, रियासत कैसे मानेंगे, हम नहीं, हम अखिल भारतीय संघ में नहीं है तो ये अस्तित्व में नहीं आ सकता। लेकिन फिर भी अखिल भारतीय संघ का प्रावधान तो सबसे पहले कब किया गया, इसमें 1935 के अधिनियम में। कब, 1935। शक्तियों का विभाजन, 3 सूचियां, शक्तियों का विभाजन के लिए 3 सूचियां लाई गई। कौन कौन सी 3 सूचियां हैं भाई, देखिए तो 3 सूचियां। केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों का बंटवारा 3 सूचियों में किया गया। कौन कौन सी, आप देखिए, संघ सूची, फेडरलिस्ट, इसमें 29 विषय थे। अच्छा इसमें थोड़ा सा अथी हो गया है, सॉरी। अब देखिए प्रांत सूची, प्रांत सूची में प्रोविंस लिस्ट में 54 गो है, क्या गो है, 54 गो। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में 36 को विषय। तो यहां लीजिए हम एक साथ कर देते हैं, आपको ध्यान होगा, 36 को विषय। समवर्ती सूची में 36 विषय, प्रांतीय सूची में 54 को विषय, और संघ सूची में 59 को विषय। तो 3 तरह से बांटा ना, संघ सूची, राज्य सूची और सॉरी संघ सूची, प्रांत सूची और समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट, 3 तरह में बांटा। और इसके अलावा अवशिष्ट शक्तियां किसके पास रहेंगी, अवशिष्ट शक्तियां भारत सरकार। भारत सरकार उस समय कौन, वायसराय, वायसराय के पास अवशिष्ट शक्तियां, अवशिष्ट मतलब कि जो बाकी शक्तियां जो नहीं, जो इसमें नहीं है वो सब, ठीक। ये हो गया। 3 सूचियों में विभाजन किसमें हुआ, शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में, 3 सूचियों में बंटवारा किसमें हुआ, 1935 के एक्ट। कहेंगे उन 3 से कहां से आया, 3 सूची यही से आया। देखिए अब आते हैं, अब है प्रांतीय, प्रांतीय स्वायत्तता। हाँ 1919 के एक्ट में आपको बताया है क्या हुआ था कि प्रांतों में द्वैत शासन लागू हो गया, कि प्रांत के शासन अब वायसराय के भी, गवर्नर के भी लोग करेंगे और विधान परिषद के भी लोग करेंगे। कि कुछ कुछ सत्ता का बंटवारा ना, कहे ना कि कौन कौन सा था, आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, 2 विषय बांटे गए थे। अब क्या हुआ, प्रांत को स्वायत्तता दे दी गई। कहा गया कि ना हम अब कोई आरक्षित, अब कोई हस्तांतरित विषय ना, सब विषय तुम ही रखो। प्रांत के लिए, पूरा भारत के लिए बात नहीं हो रहा, ना 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 ना, एकदम नहीं, प्रांत के लिए बात हो रहा है। कि प्रांत में आप जितना भी राज्य का जितना भी कानून है, पुलिस रखो, राज्य का वित्त व्यवस्था, राज्य का सुरक्षा, राज्य के लिए जितना भी जो शिक्षा, जो भी काम है तुम रखो, देखोगे राज्य का। हम केंद्र सरकार, हम भारत सरकार है, कौन, अंग्रेज। राज्य के लिए विधान परिषद, विधान परिषद में भारतीय भी थे, अंग्रेज भी थे, दोनों थे। चुन के अपना आ रहे हैं, अपना चुन कर रहे हैं। तो यही राज्य का जैसे विधान मंडल मुख्यमंत्री जैसे होता है, मुख्यमंत्री या उसका कैबिनेट, उस तरह से व्यवस्था किया गया। तो राज्य को क्या किया गया, प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त, मतलब राज्य स्वायत्त हो, मतलब स्वायत्त मतलब ये ना कि आजाद हो गए, उनको दिया गया कि अपना कानून बनाओ। लेकिन अब हुआ
केंद्र में द्वैत शासन प्रारंभ हो गया। कहां हुआ? प्रांतों को स्वतंत्र किया गया कि अपना कानून बनाइए, स्वायत्त शासन का अधिकार दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन शुरू हो गया। केंद्र में द्वैत शासन का क्या मतलब कि अब तक प्रांत के मतलब राज्य का सरकार अपना राज्य का कानून बनाएगा, जो कानून जो भी चीज देखना है राज्य का अपन देख, अपन तू समझ। भारत में जो पूरे भारत के लिए कानून बनेगा, जिसको केंद्र में केंद्र सरकार जिसको बोलते हैं केंद्र सरकार, इसमें अब द्वैत शासन आ गया। वही हस्तांतरित विषय और आरक्षित विषय वाला कि बाकी चीज वायसराय देखेंगे या बाकी जो केंद्रीय विधानमंडल जो बना, अब विधानमंडल भी कुछ काम देखेगा। तो इसमें क्या हुआ? द्वैत शासन शुरू हुआ। तो अच्छा, प्रांतों में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1919 में। और केंद्र में द्वैत शासन कब शुरू हुआ? 1935 में। समझे? प्रांतों में द्वैत शासन 1935 में खत्म, केंद्र में शुरू। सिंपल बात है, याद रखेंगे। तो प्रांतों से द्वैत शासन हटाकर केंद्र में द्वैत शासन लागू करने का प्रावधान किया गया, आरक्षित और हस्तांतरित विषय अभी बताए हैं आपको। अब देखिए, ये हो गया। अब देखिए, द्विसदनीय प्रांतीय व्यवस्था हो गई, यानी कि 11 गो प्रांत था उस समय और 6 में से 11 को जो प्रांत था उसमें से 6 प्रांत बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत यानी यूनाइटेड प्रोविंस यूपी जिसको बोलते हैं, असम में द्विसदनीय व्यवस्था यानी विधानसभा और विधान परिषद की भी शुरुआत हो गई। अब देखिए, कहेगा कि प्रांतों में भी दो पहले तो विधान परिषद रखा था, उसके अलावा फिर से विधानसभा बना दिया गया। कहाँ? प्रांतों में भी। तो प्रांतों में विधानसभा बना दिया गया। समझ रहे हैं? किस किस में? 6 गो प्रांत में, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बिहार, संयुक्त प्रांत और असम। ओके। अब है भारतीय रिजर्व बैंक। आप तो 1934 का एक्ट आप जानते हैं, भारतीय आरबीआई एक्ट आया था 1934 में, तो बना था 1935 में ना, 1 अप्रैल 1935 को आपको पता है, 1 अप्रैल 1935 को बना था भारतीय रिजर्व बैंक। और 1949 में क्या हुआ था? आरबीआई की क्या हुआ था? राष्ट्रीयकरण। तो देश की मुद्रा और साख नियंत्रण के उद्देश्य से 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किया गया। कब किया गया? 1 अप्रैल 1935। लेकिन एक्ट कब का था? एक्ट 1934 का था। आरबीआई का एक्ट 1934 में ही आया था, लेकिन इसमें लिख दिया गया इसलिए कि 1935 के बाद कोई घटना हुआ था, लिख दिया ना। आगे आते हैं संघीय न्यायालय। अब देखिए, संघीय न्यायालय, फेडरल कोर्ट। 1935 के एक्ट के बाद 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय बना। सुप्रीम कोर्ट नहीं कहिएगा, एकदम नहीं कहिएगा, इसको बोलिएगा संघीय न्यायालय। दिल्ली में ना हाई कोर्ट ना सुप्रीम कोर्ट बोलिएगा, संघीय न्यायालय। 1937 में दिल्ली में संघीय न्यायालय की स्थापना किया गया ना। ये बात ध्यान रखेंगे। दिल्ली में कब? दिल्ली में 1937 में संघीय न्यायालय। अब लोक सेवा आयोग का विस्तार किया गया ना। यूपीएससी की स्थापना कब हुई? 1926 में, 1919 के एक्ट से। लेकिन लोक सेवा क्या क्या है? आयोगों का विस्तार कैसे हुआ देखिए। केवल संघ ही नहीं बल्कि प्रांतीय सेवा आयोग की भी स्थापना की गई। खाली यूपीएससी भरेगा? बीपीएससी, यूपी पीसीएस, हरियाणा या झारखंड पीसीएस, झारखंड पीसीएस तो झारखंडे पीसीएस है। हेमंत सोरेन जी सुन रहे हैं तो क्या हाल चाल है झारखंड पीसीएस के? तो आप बताइए क्या हाल चाल है ना। तो राज्यों को भी पीसीएस का अधिकार दिया गया कि लोक सेवा आयोग अब राज्य भी बनाएंगे। तो लोक सेवा आयोग का भी विस्तार, यानी कि इसमें और संयुक्त सेवा आयोग भी, मतलब 2 राज्य, कोई एक राज्य के पास इतना पैसा नहीं है तो 2 राज्य या 3 राज्य मिलकर क्या हुआ कि एक ही संयुक्त लोक सेवा आयोग बना लेंगे, उसी से अपना चुनेंगे। तो संयुक्त लोक सेवा आयोग, जेपीएससी। जेपीएससी मतलब झारखंड नहीं सोचिएगा, ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन, ज्वाइंट का जे मतलब ज्वाइंट है, झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन नहीं। जेपीएससी तक चोर हो गया, पूरा चोर का बेच का खा गया सीट बच्चा सब। अभी बिहार में भी बवाल है कि बिहार सरकार भी बेईमानी किया है 17वीं बीपीएससी में, इसमें उसमें टीआरई के लेकर भारी बवाल चल रहा है कि टीआरई में पीटी मेंस क्यों किया गया। अब देखिए क्या होता है। उसके अलावा सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार किया गया। अब देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन रुक नहीं रहा और कह रहा है बंटवारा कैसे। देखिए, दलित जातियों, दलित जनजातियों, महिलाओं और मजदूरों के लिए पृथक निर्वाचन का विस्तार किया। कहा कि ना आप दलित भी अलग वोट करेंगे। समझ रहे हैं कितना नौटंकी है। उसके अलावा इंडिया काउंसिल की समाप्ति 1858 में बनाई गई इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया। इंडिया काउंसिल का बताया था ना। इंडिया काउंसिल 1858 में भारत सचिव के लिए इंडिया काउंसिल बना था, भारत सचिव के लिए इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया।
ये कब पूछा है? देखिए यूपीएससी में कितना बार पूछा है, 2012, 15, 17, 18, 21, 23, कितना बार, क्या बार रिपीट है? 1 बार, 2, 3, 4, 5, 6। ये सिविल सर्विस में 6 बार रिपीट कर गया। समझ रहे हैं कि केंद्र में द्वैत शासन किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ, या राज्य में किस अधिनियम द्वारा लागू हुआ, राज्य में किस अधिनियम द्वारा हटाया गया द्वैत शासन ना। उसके बाद देखिए बीपीएससी, यूपी, पीसीएसएमपी, 3 सूचियां संघ राज्य, ये भी पूछ सकता है ना कि तीनों सूचियां कौन से अधिनियम है 1935 के एक्ट से ना। ये कितना बार रिपीट हुआ। विभाजन का अधिकार था, शक्तियों का विभाजन किस में दिया गया ना, संघ सूची, रामवर्ती सूची समय। समझ रहे हैं 1935 का एक्ट कितना बड़ा है। अब देखिए भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, थोड़ा रिवीजन भी हम कर लेंगे उसके बाद ना, तो कहे कि जल्दी जल्दी खत्म करते हैं। अब 1947, अब भारत को हम आजाद कर देते हैं। 1935 का एक्ट आ गया है, इससे संविधान हम लोग बनाएंगे। अब भारत को आजाद कर देंगे अंग्रेज, अब भागेगा यहाँ से, तो भगाते हैं अंग्रेजों को। ब्रिटिश प्रधानमंत्री उस समय कौन थे? क्लीमेंट एटली। द्वितीय विश्व युद्ध में खेल चल रहा था। 3 जून, यहां याद रखेंगे, को प्रस्तुत माउंटबेटन योजना के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। माउंटबेटन योजना, भारत का विभाजन किस आधार पर हुआ था? माउंटबेटन योजना के आधार पर भारत को ना। तो 3 जून 1947, ये डेट याद रखेंगे, 3 जून 1947 याद रखिएगा। 3 जून 1947 को क्या हुआ था? माउंटबेटन योजना प्रस्तुत की गई थी। किसके द्वारा? एटली द्वारा। अब माउंटबेटन योजना में यही था कि भारत का विभाजन होगा ना, और भारत को आजाद कर दिया जाएगा। ये कौन, कब हुआ था? 3 जून 1947 को माउंटबेटन योजना के आधार पर यह अधिनियम पारित किया गया। तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब आया? 3 जून 1947। इसमें क्या क्या प्रावधान था? तो ब्रिटिश शासन का अंत। 15 अगस्त 1947 में भारत सरकार में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया गया और इसे स्वतंत्र और संप्रभु घोषित कर दिया गया। और इसके अलावा जो है माउंटबेटन योजना में यह भी था कि 2 डोमिनियन बनेंगे भारत से अलग होके, मतलब कि भारत के विभाजन करके 2 स्वतंत्र डोमिनियन, यानी कि भारत, इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि नल्ला का सृजन किया गया। इसमें जिन्हें राष्ट्रमंडल यानी कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता थी। ये चाहते थे अपना कॉमनवेल्थ से अलग हो जाए। कॉमनवेल्थ मतलब कौन? जो ब्रिटिश का कॉलोनी है। उसके अलावा वायसराय का पद समाप्त हो गया। अब अंग्रेज रहे नहीं तो वायसराय खत्म, और दोनों डोमिनियनों के गवर्नर जनरल का पद बनाया गया। मतलब भारत में भी गवर्नर जनरल और पाकिस्तान में भी गवर्नर जनरल था। पाकिस्तान में गवर्नर जनरल कौन बने? मोहम्मद अली जिन्ना। भारत में अंतिम गवर्नर कौन बने? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी बने ना। लेकिन उसके बाद हम लोगों ने गवर्नर जनरल पद भी खत्म कर दिया गया, हटा। वायसराय तक खत्म था, गवर्नर जनरल का पद 1947 में फिर से आ गया। लेकिन सी राजगोपालाचारी अंतिम थे। माउंटबेटन अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल, और सॉरी अंतिम वायसराय, और पाकिस्तान के कौन? जिन्ना। और देखिए गवर्नर जनरल का पद बनाया गया और जिनकी नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा डोमिनियन कैबिनेट की सलाह पर की जानी थी। ठीक है। उसके अलावा संविधान सभाओं को संप्रभुता दी गई। दोनों देशों की संविधान सभाओं को अपने अपने देश में संविधान बनाने या किसी भी ब्रिटिश कानून को रद्द करने की पूर्ण स्वतंत्रता थी। ब्रिटिश कानून आप रद्द कर सकते हैं, आपका अधिकार है, आपका मन नहीं है तो मत कीजिए। उसके अलावा देसी रियासतों को भी स्वतंत्रता दी गई। देसी रियासत देखिए, देसी रियासतों को छूट दिया जाए कि वह भारत डोमिनियन में शामिल हो या फिर नल्ला में। अब भारत का हिस्सा बनना चाहे आप पाकिस्तान जैसे देश का, तो स्वतंत्रता दी गई। जैसे कश्मीर का मुद्दा, इसीलिए तो कश्मीर का मुद्दा भटका ना कि कश्मीर को राजा हरि सिंह को कहा गया कि भारत में मिलेगा कि पाकिस्तान में, तो कहा हम नहीं मिलेंगे किसी में, हम स्वतंत्र हैं, हम बहुत ताकतवर हैं, हम बहुत अच्छा रहेंगे, अलग रहेंगे। पाकिस्तान भेज दिया कबायली सबको, कबायली जंगली सब था, एकदम जंगली सब, बंदूक लेकर भेज दिया, पूरा पहुंच गया वहां, हालत खराब, जहां मन जिसको मार रहा है, जिसको ये कर, इतना क्या क्या किया हम बोल नहीं सकते। यूट्यूब पर समझ ही रहे हैं, दिक्कत वाला बात है। बस फिर हाथ जोड़ के आया नेहरू जी के पास, नेहरू जी हमको बचाइए। तो सरदार पटेल कहे रहने दो, मारो सर देखो, सॉरी ऐसा नहीं बोले, हम अपना मन से बोल रहे हैं कि छोड़ दो। नेहरू जी कहेगा अच्छा ठीक है आप मिल जाओ भारत। सरदार पटेल कहते ना रहने दो ना, अभी मरने दो इसको, लेकिन कहे ना मिल लो मिल लो, तो ठीक है मिल जाओ, तो मिल गया भारत में। ना तो नौटंकी जो शुरू किया हरि सिंह ने, हरि सिंह ने एकदम बहुत नौटंकी शुरू किए थे। अब कोई बात नहीं, अब मिल गया था। फिर उसके बाद लेकिन कबायली कुछ हिस्सा कब्जा लिया था, आज भी वही कब्जा में, पीओ के जिसको बोलते हैं पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, कबायली जो कब्जा लिया था तैयार से। कमाल की बात है, पाकिस्तान नहीं मानता कि हम कबायली भेजे थे, तो कबायली जब तुम नहीं भेजा था तो वो जो कबायली जो कब्जाया वो जगह तुम्हारा कैसे हुआ ना, तुम उस पर अधिकार जमाए कैसे है ना, तो उसको छोड़ना होगा ना, सिंपल बात है। अच्छा भारत सचिव पद रहेगा क्या? भारत सचिव पद भी समाप्त कर दिया गया, भारत सचिव के पद को समाप्त कर दिया गया। और
राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को हस्तांतरित कर दी गई। इसकी सारी शक्ति किसको दिया गया? राज्य सचिव। कौन से? राष्ट्रमंडल मामला में। राष्ट्रमंडल मामला अपना देखेगा। शाही उपाधि में बदलाव किया गया। ब्रिटिश के राजा की उपाधि से भारत का सम्राट शब्द समाप्त कर दिया गया। शब्द समाप्त। भारत का सम्राट अब खत्म। वो अब ब्रिटिश के कोई भी राजा भारत का सम्राट नहीं कहा जाएगा। कौन कौन से प्रश्न पूछा गया? देखिए, यूपीएससी में, सीडीएस, स्टेट पीसीएस में माउंटबेटन योजना किस अधिनियम के आधार बनी थी? माउंटबेटन योजना किस अधिनियम का आधार बनी थी? 1947। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अंतिम वायसराय भी थे। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी पहले प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल। इससे जुड़े प्रश्न पूछे गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। क्या रिवीजन किया जाए? करिएगा कि रिवीजन? आइए तो रिवीजन कर लेते हैं। थोड़ा सा समय है ना? है, समय है। चलिए रिवीजन किया जाए। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, जरूरी है। रिवीजन नहीं कीजिएगा तो दिक्कत है। देखिए, यहाँ से हम जल्दी जल्दी आपको बताते हैं। देखिए, अंग्रेजी शासनकाल के अधिनियम, ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्ट और क्राउन का शासन। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 क्या था? 4 सदस्यीय वारेन हेस्टिंग्स। गवर्नर जनरल को, देखिए, गवर्नर को गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल कहा गया। उसके अलावा उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई 1774 में कलकत्ता में ना, सुप्रीम कोर्ट। एलिजा इम्पिया और उसके 3 अन्य न्यायाधीश थे, टोटल 4। और कुछ थे। निजी व्यापार पर रोक। कोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बीओसी या बीओडी नहीं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ब्रिटिश सरकार कंपनी पर नियंत्रण बढ़ा। उसके अलावा क्या था? पिट्स इंडिया। ये महत्वपूर्ण है। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 विलियम पिट ने आया था। इसको एक्ट ऑफ सेटलमेंट कहते हैं ना। 1781 के बाद आया था। एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 के बाद आया था। इसका प्रावधान था द्वैध शासन शुरुआत, बीओसी बीओडी शुरू हुआ था, और कुछ खास नहीं। 1786 मुख्य प्रावधान, इसमें सेनापति का नाम दे दिया गया था वायसराय को। सिंपल बात है। चार्टर एक्ट शुरू हो गया था 1793 में। मुख्य प्रावधान था कॉर्नवालिस को परिषद के कोई भी निर्णय रद्द कर सकता था ना। कॉर्नवालिस था उस समय, रद्द कर सकता था। 20 वर्षों के लिए व्यापारिक एकाधिकार बढ़ाया गया। उसके बाद 1813 में क्या हुआ था? चीन और चाय का व्यापार छोड़कर सब व्यापार समाप्त कर दिया गया। शिक्षा पर खर्च 1 लाख। ईसाई मिशनरियों को धर्मांतरण के लिए लाया गया। और क्या था? कुछ नहीं। चलिए, चार्टर अधिनियम 1833 में क्या था? बंगाल के गवर्नर जनरल अब पूरे भारत के गवर्नर जनरल बन गए। पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त। अब कंपनी का पूर्ण व्यापारिक एकाधिकार समाप्त ना, कि अब जिसको मन है वो व्यापार करेगा। विधायी शक्तियों का केंद्रीकरण किया गया, मतलब गवर्नर को कानून बनाने की शक्ति दी गई। और कानूनों का नामाकरण यानी एक्ट कहा गया। प्रथम विधि सदस्य की नियुक्ति की गई थी मैकाले। सिविल सेवा में चयन के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू हो गई थी। ठीक, लेकिन फिर वापस ले लिया गया था, नहीं शुरू हो पाया। दास प्रथा खत्म हो गया। दास प्रथा कुछ खास नहीं। चार्टर अधिनियम 1853, इसमें सिविल सेवा शुरू हुआ था। मुख्य प्रावधान क्या था? कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव अलग किया गया। इसमें लघु संसद बनाया गया ना। 6 नए सदस्य बनाए गए। इसमें आपको समझा चुके हैं। सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता। सिविल सेवकों के अच्छा, इसमें से देख लीजिए। यहाँ विधान परिषद, सिविल सेवा परीक्षा प्रारंभ, मैकाले समिति शुरू हुआ था ना। सबसे पहले चीन। विधान परिषद में कार्यकारी विधायी और कार्यकारी काम अलग। स्थानीय प्रतिनिधित्व में 6 सदस्य, 4 भारत के थे ना। सिंपल। उसके अलावा ब्रिटिश क्राउन का शासन अब शुरू हो गया 1858। बीओसी या बीओडी जो 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में आया था, उसको खत्म कर दिया गया। द्वैध शासन समाप्त कर दिया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया। ब्रिटिश क्राउन का शासन। गवर्नर जनरल को वायसराय कहा जाने लगा। और वायसराय पहले वायसराय कैनिंग थे। और उसके अलावा भारत सचिव का पद सृजित किया गया, जो ब्रिटिश कैबिनेट का सदस्य होता था और ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति उत्तरदायी है। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय परामर्शदात्री परिषद भी थी। उसके अलावा देखिए, भारतीय परिषद में 1861 मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्ति दी गई, यानी कि सत्ता का विकेंद्रीकरण किया गया। भारतीयों को भी विधान परिषद में स्थान मिलने लगा। पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी विभागीय प्रणाली। इसको 1859 में कैनिंग ने शुरू किया, लेकिन कानूनी मान्यता कब मिल गई? 1861 में। और वायसराय को अध्यादेश जारी करने का शक्ति मिल गया। अध्यादेश आपको बता चुके हैं। उसके अलावा भारतीय परिषद में 1892 में था कि विधान परिषद का विस्तार किया गया, मतलब सदस्यों का संख्या बढ़ाई गई। भारतीय सदस्यों को बजट पर चर्चा करने का अधिकार, लेकिन पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते थे। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन शुरू हुआ था, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। उसके अलावा मार्ले मिंटो एक्ट, भारत परिषद ने 1909 में मार्ले मिंटो एक्ट, मिंटो सेकेंड, पहला जो नाम था वो मार्ले। पहला नाम क्या होता था? भारत सचिव। दूसरा नाम क्या होता था? वायसराय।
सांप्रदायिक निर्वाचन शुरू हुआ था मुस्लिम के लिए, बजट पर पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया गया 1909 में। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में पहले भारतीय चुने गए कौन? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। उसके अलावा भारत सरकार अधिनियम 1919, इधर कोई छूटा नहीं ना? हाँ, 1921 में लागू हुआ था। अच्छा, भारत सरकार अधिनियम 1919 मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, ये 8 मार्च 1921 को लागू हुआ था। लागू कब हुआ था? 8 मार्च 1921 को। प्रांतों में द्वैध शासन, देखिए मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड बोला गया, प्रांतों में द्वैध शासन शुरू हो गया, मतलब दो भागों में बांटा गया। इसमें आरक्षित और हस्तांतरित विषय, आरक्षित में वित्त राजस्व, ये सब जो वायसराय के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, ये सब विधान परिषद देखेगा, छोटा मोटा चीज। उसके बाद केंद्रीय विधान मंडल बनाया गया और राज्य विधानसभा बनाया गया। तो केंद्रीय विधानसभा में केंद्र सरकार लोकसभा के जैसे और विधान परिषद था विधानसभा के जैसे। उसके अलावा 1919 का एक्ट प्रत्यक्ष रूप से शुरुआत हो गई किस चीज की? निर्वाचन की। उसके अलावा केंद्रीय लोक सेवा आयोग यूपीएससी की स्थापना हो गई थी। यूपीएससी उस समय नाम नहीं था। 1926 में प्रांतीय बजट को केंद्रीय बजट से अलग, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व का विस्तार, कैसे विस्तार? तो मुस्लिम के अलावा सिख, ईसाई, इस सब को भी बढ़ा दिया गया कि आप भी प्रत्यक्ष सांप्रदायिक निर्वाचन कर सकते हैं। उसके अलावा 1935 का एक्ट, 1935 में एक्ट में पता ही आपको अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई। शक्तियों का विभाजन 3 सूची, समवर्ती राज्य और केंद्र सूची। प्रांतीय स्वायत्तता, प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत समाप्त करके और केंद्र में द्वैध शासन लगा दिया गया ना। द्विसदनीय व्यवस्था, 11 में से 6 को प्रांत में द्विसदनीय व्यवस्था, मतलब विधान परिषद और विधानसभा दोनों बनाया गया। उसके अलावा आरबीआई की स्थापना हो गई थी 1935 के एक्ट से। संघीय न्यायालय 1937 में दिल्ली में बना था और लोक सेवा आयोग के विस्तार किया गया, मतलब कि अब लोक सेवा आयोग केवल केंद्र में नहीं राज्यों में भी होगा, राज्य का लोक सेवा आयोग होगा। और सांप्रदायिक निर्वाचन का और विस्तार, दलितों तक विस्तार किया गया और इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया। इंडिया काउंसिल 1858 में बनाया गया था। इंडिया काउंसिल एक्ट खत्म। 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, क्लीमेंट एटली ने घोषणा किया था 3 जून 1947 को। कौन सी? माउंटबेटन योजना। भारत का विभाजन था, इसमें क्या था? ब्रिटिश शासन का अंत, डोमिनियन स्टेट, 2 देश बनेंगे, भारत और नल्ला। वायसराय का पद समाप्त हो गया, वायसराय खत्म। और उसके वायसराय का पद समाप्त होकर क्या बना? गवर्नर जनरल। जो उसके बाद संविधान सभाओं को भारत में संविधान सभा को संप्रभुता दी गई। देशी रियासतों को स्वतंत्रता की, जहां मिलना है, जो देश में भारत में मिलना है भारत में मिल जाओ, नहीं तो भिखमंगा देश है उसमें मिल जाओ। भारत सचिव का पद समाप्त, इसमें अब राज्य सचिव का नाम दे दिया गया। शाही उपाधि में बदलाव, ब्रिटिश के राजा के अब भारत का सम्राट नहीं कहा जाता था। उसके अलावा थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आज के लिए जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह आप जुड़े रहेंगे, इसके तरह इससे हम रिलेटेड एमसीक्यू भी लाएंगे, बहुत जल्द आएंगे ना। तो आप इसी तरह जुड़े रहेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद।